आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 7 करेंगे। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन और इसके जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। उनका जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य पद पर लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा जो थी वह प्रमुख कवियों में से एक थी और उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। आपने प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था तथा देहरादून में उत्तरायण नामक साहित्यिक आश्रम स्थापित भी किया है। उनकी रचनाएं मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आपकी संस्मरण परक रचनाएं हैं। और जो निबंध लिखे हैं उन्होंने वो है क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ तथा साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में संग्रहित है। आपने आधुनिक कवि नामक कविता संग्रह तथा साहित्यिक पत्रिका चांद का संपादन किया। निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, यामा इनके श्रेष्ठ काव्य संग्रह है, मतलब कविताएं लिखी है ना। भाषा शैली, महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी और उन्होंने अपनी भाषा में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। और उनकी जो शैली थी वो भावनात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवेचनात्मक शैली थी और व्यंग्यात्मक शैली में भी उन्होंने कुछ लेख लिखे हैं। साहित्य में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सजीव रेखा चित्र जो था हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है उनका। रेखा चित्रकार, निबंधकार, कवि सभी रूपों में महादेवी जी की विशिष्ट पहचान है। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। उसके पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। मेरे बचपन के दिन प्रसिद्ध संस्मरण लेखक महादेवी जी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपनी बाल्यावस्था के संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। इसमें उनके जन्म, पारिवारिक वातावरण, अध्ययन काल की स्थितियाँ एवं सामाजिक सौहार्द का स्वाभाविक अंकन हुआ है। उस समय का साहित्यिक जो सामाजिक परिवेश था, लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण, भाषागत समरसता, स्वतंत्रता आंदोलन के इस प्रसंग, छात्रावास का जीवन आदि की बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। अब पाठ का सारांश। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे हमने सपना देखा हो। सब कुछ सपने जैसा लगता है जब हम बड़े हो जाते हैं तो। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मतलब महादेवी जी वर्मा थी, उनके परिवार में 200 साल से कोई लड़की नहीं हुई थी। उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, मतलब मार दिया जाता होगा, है ना। और फिर जब दुर्गा पूजा हुई, उनके बाबा ने दुर्गा पूजा की तो उनकी कुल देवी दुर्गा थी, तो उनसे उन्होंने मान की और उस मान से महादेवी जी वर्मा को पाया। परिवार में जो उनके दादाजी थे, बाबा, वो फारसी और उर्दू जानते थे और पिताजी अंग्रेजी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। जब उनकी माँ जबलपुर से आई तो वो साथ में हिंदी लेकर आई। वे पूजा पाठ भी करती थी। पहल उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया महादेवी जी वर्मा को, है ना। और उनके दादाजी कहते थे कि हम इसको विदुषी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे। और फिर जब वो ये किताबें पढ़ती थी तो ये पंचतंत्र की जो किताबें होती है वो उसमें नैतिक शिक्षा होती है ना, जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होती है। और फिर उसके बाद रामायण की चौपाई और ये सब भी उनको पढ़ाया जाता था। और वो संस्कृत भी सुनती थी। और स्कूल का जो वातावरण था उनके, वो मिशन स्कूल का था, तो वहाँ उनका मन नहीं लगता था और वो रोती थी। फिर उसके बाद उन्हें क्रॉस्टवेथ गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया, जहाँ वे 5वें दर्जे में पढ़ती थी। वहाँ उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय 7वें दर्जे में थी, मतलब सातवीं क्लास में, है ना। लेकिन एक छात्रावास में ये रहते थे, हॉस्टल में, तो उसमें एक ही कमरा था दोनों का, इसलिए उनसे उनका परिचय हुआ।
और फिर उसके बाद उन्होंने जो कविताएं लिखती थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनके साथ रहने से इनके मन में भी कविता लिखने की रुचि विकसित हुई और उसमें उनको सुभद्रा कुमारी चौहान का सहयोग भी मिला। उन्होंने उनको सब बताया और उनकी कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपती थी। वे सब कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी उनके साथ साथ। उन्हें कई पुरस्कार मिले। एक कवि सम्मेलन में तो उन्हें चांदी का कटोरा मिला था, तो वो चांदी का कटोरा उन्होंने गांधी जी को दे दिया। बहुत ही सुंदर नक्काशीदार कटोरा था। महादेवी वर्मा अपने जेब खर्च में से 1-2 आने देश के लिए बचाती थी अपने जेब खर्च में से, और बापू को इकट्ठे करके दे दिए उन्होंने कि देश के लिए आप इसका उपयोग करो। सुभद्रा कुमारी चौहान जब हॉस्टल छोड़कर, छात्रावास छोड़कर चली गई थी, तो जो दूसरी छात्राएं थी उनके साथ वह अपना काम चलाती थी। वह मराठी भाषा की थी, इसलिए उन्होंने मराठी सीखने का मौका वहाँ मिला। छात्रावास में विभिन्न क्षेत्रों की लड़कियाँ थीं, किंतु आपस में कोई भेदभाव नहीं था। वे सभी हिंदू और उर्दू पढ़ती थी, सभी अपनी अपनी भाषा बोलती थी और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहती थी। कोई बुंदेलखंडी, कोई अवधी, कोई उर्दू, कोई हिंदी, सब अपनी अपनी भाषाओं में रहते थे। कोई किसी के साथ विवाद नहीं करता था। इसी तरह यह क्रम चलता रहा। कभी कभी बचपन के जो संस्कार होते हैं वह हम बड़े हो जाते हैं तब तक हमारे साथ चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था, वो था कि महादेवी वर्मा जहाँ रहती थी वहाँ एक नवाब परिवार भी रहता था। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे, ये लेखिका बोल रही है। और जो बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो, मतलब वो जो बेगम साहिबा थी वो महादेवी वर्मा से कहती थी कि ताई कहो, मतलब मराठी थे ना ये, इसलिए तो ताई साहिबा कहते थे उनको। और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। और जन्मदिन मनाते तो सब बच्चे इकट्ठे होकर मनाते थे। राखी होती तो राखी एक दूसरे को बांधी जाती थी। इसी तरह मुहर्रम पर भी सभी कपड़े बनाते थे, मतलब एक परिवार की तरह सब मिलजुल कर रहते थे। और जब जो उनकी मम्मी थी, उनको जो नवाब की मिसेस थी वो चाची, वो दुल्हन बोलती थी, है ना। उस समय वहाँ हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल विचार नहीं था। और जब उनका छोटा भाई हुआ तो बेगम साहिबा ने उसका नाम मनमोहन रखा। वही आगे चलकर जम्मू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बना। वहाँ हिंदू, उर्दू, अवधी आदि भाषाओं का प्रयोग होता था। यदि इसी प्रकार का वातावरण बना रहता तो आज भारत में स्थिति कुछ और ही होती। मतलब जैसे उस समय सब प्रेम भाव से रहते थे, अगर वैसे रहते तो अभी भारत की स्थिति कुछ और ही होती। अभी दिन भर लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है। इसलिए लेखिका ने कहा कि उस समय जैसा अभी भी चलता तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई थी तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह बताएं। उन्होंने ये जो लाइन लिखी है पाठ की, इसके आधार पे हमको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। परिवार पर भार माना जाता था, लड़कियों के साथ उपेक्षा का व्यवहार होता था। सभी लोग चाहते थे कि उनके घर लड़का जन्म ले। लड़कियों के लिए कष्ट से जीना पड़ता था। उनका जो पढ़ाते भी नहीं थे लड़कियों को उस समय, है ना। और लड़कियों को खाने में भी लड़कों से कम देते थे, मतलब लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस समय। फिर प्रश्न 2 है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियाँ हैं कैसी? लड़कियों के जन्म के संबंध में आज वे परिस्थितियाँ नहीं है जो पहले थी। समाज में बहुत बदलाव आ गए। लड़के लड़कियों में अब कोई भेद नहीं करता है। लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाते जितना लड़कों को पढ़ाते हैं। लड़कियां भी नौकरी कर सकती है। लड़कियों को अब बरोबर का दर्जा मिल गया है। सभी अच्छा व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ। फिर प्रश्न 2 है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू और फारसी सीखना उनकी वश की बात नहीं थी, इसलिए नहीं सीख पाई। मतलब कठिन भाषा थी और पढ़ाने के लिए मौलवी आए तो चारपाई के नीचे बैठकर छुप जाती थी, इसलिए वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। उनको कठिन लगती थी, उनका मन नहीं लगता था। प्रश्न 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया?
लेखिका ने अपनी माँ के बारे में कहा कि वो पूजा पाठ करती थी, संस्कृत का बहुत ज्ञान था उन्हें, वही अपने ससुराल में हिंदी लेकर आई थी, नहीं तो सब लोग अंग्रेजी और उर्दू ही जानते थे। उन्हें गीता में बहुत रुचि थी और उन्होंने बच्चों को पंचतंत्र का मतलब महादेवी वर्मा को पंचतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उन्होंने किताब पढ़ने को दी थी। धर्मपरायण होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे, वे एक आदर्श माता थी और एक बहुत ही कुशल गृहिणी थी और सबके प्रति प्रेम भाव रखती थी। उनके अंदर कोई जाति भेदभाव नहीं था जातिगत, और बहुत ही अच्छी महिला थी उनकी माँ। प्रश्न 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों लगा? महादेवी वर्मा ने जो जवारा के नवाब के परिवार की पारिवारिक संबंध थे उसमें आपस में चाई ताई चाची भाई बहन के संबंध थे। त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, नाना साहब का बेटा महादेवी जी के निराहार रखकर राखी बंधवाता था बिना खाए पिए, और मुहर्रम में भी वे हरे कपड़े बनवाते थे। उस परिवार में घनिष्ठ आत्मीयता थी, आपस में मिलजुल कर रहते थे, धर्म का भेदभाव नहीं था। आज धर्म के नाम पर बहुत कटुता, मनमुटाव, द्वेष सबके अंदर भरा हुआ है। हिंदू मुस्लिम परिवारों में वैसी घनिष्ठता बहुत कम देखने को मिलती जो उस समय थी, इसलिए महादेवी वर्मा ने कहा वह स्वप्न जैसा है आज। फिर प्रश्न 5 है, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा आपकी क्या अपेक्षा होती महादेवी वर्मा से? तो इसमें उत्तर लिखना है, छात्रावास की जो साथी थी, छात्रावास मतलब हॉस्टल में उनके साथ रहती थी महादेवी वर्मा के साथ जेबुन्निसा, वह उनका बहुत छोटा मोटा काम कर दिया करती थी क्योंकि वह मुझसे महादेवी वर्मा से आगे की कक्षा में पढ़ती थी, इसलिए वो पढ़ाने में भी उनकी सहायता कर देती थी, पढ़ने में साथ में उनके काम करती थी, छोटे छोटे काम में योग्य होते हुए उन्हें फटाफट निपटा देती थी। इसी तरह फिर प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का पुरस्कार मिलता तो क्या आप देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देने के लिए अपना अनुभव बताएं। मतलब क्या आप भी, जैसे उन्होंने गांधी जी को दे दिया था ना महादेवी वर्मा ने अपना कटोरा चांदी का, तो आप क्या करते? ये आपको लिखना है कि आप क्या करते हैं, आपके अपने विचार लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश में की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। लेखिका ने छात्रावास के बहुभाषी परिवेश में की चर्चा खड़ी बोली में की। उन्होंने हिंदी भाषा जो होती है खड़ी बोली उसमें की है, और विद्यार्थी इससे अपनी मातृभाषा बुंदेली, मालवी, ब्रज, बघेली आदि में लिखकर अपने टीचर को दिखाएं। जो भी आपकी मातृभाषा हो, जो घर में बोलते हो, उसमें आपको लिखना है। प्रश्न 8, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई हो तो उसे लिखें। जैसे उन्होंने अपने हॉस्टल के बारे में लिखा, और जैसे उनका जन्म हुआ था तो घर में कैसे रखते थे उन्हें वे लिखा। इसी तरह आपको भी अपने बचपन की कोई घटना लिखना है ना। फिर प्रश्न 9 है, महादेवी जी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने पर पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी का अनुभव किया हो उसे भी डायरी के इस पृष्ठ पे लिखो। जब हमारे स्कूल में प्रार्थना में भी बोलने को बोलते हैं बच्चों को, और जो जब कार्यक्रम होता है, वार्षिक जो उत्सव होता है, उसमें जब भाग लेने को बोलते हैं तो जो आप लोगों को घबराहट होती है, जो आपके मन में चलता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर प्रश्न 10 है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द ढूंढकर लिखें। तो विद्वान का हो जाएगा मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का हो जाएगा अपराधी, दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। अब है प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो इसमें पहला है निराहारी, तो इसका हो जाएगा निर धन आहार धन ई, निराहारी। इसका मूल शब्द आहार है, उसमें निर और ई जुड़ा है ना, तो हमको लिखना है निर धन आहार धन ई। ये निर हो गया उपसर्ग, और आहार हो गया मूल शब्द, और प्रत्यय हो गया ई। फिर उसके बाद सांप्रदायिकता में आएगा
उपसर्ग के नीचे लिखना है संप्रदाय, मूल शब्द के नीचे लिखना है इक और प्रत्यय के नीचे लिखना है ता। अप्रसन्नता में अ उपसर्ग के नीचे, मूल शब्द के नीचे लिखना है प्रसन्न और प्रत्यय लिखना है ता, अप्रसन्नता। अपनापन आएगा, उपसर्ग में अपना, मूल शब्द पन और इसमें प्रत्यय नहीं है। फिर किनारीदार, तो उपसर्ग आ जाएगा किनारा और मूल शब्द हो गया ई और दार हो गया प्रत्यय। स्वतंत्रता में आएगा स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय। इस प्रश्न में सबसे पहले ऊपर लिख लेना आप उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, फिर जैसे मैंने बोला है वो एक के नीचे एक लिखते जा। प्रश्न 12 उपसर्ग है ना और प्रत्यय की सहायता से जो शब्द दिए बनाना है हमें उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले उपसर्ग बनाते हैं। अन, तो अनुपयोगी, अनजान, अज्ञान, अपठित, सत, सत्संग, सत्याग्रह है ना, सच्चिदानंद। फिर स्व से स्वरचना, स्वाभिमान। फिर दूर से दुर्घटना, दुर्गम। इस तरह से हम लिख सकते हैं जो भी हमको याद आए। दूसरे भी लिख सकते हो अगर आपके पास हो, आपको याद आ जाए तो। प्रत्यय, प्रत्यय लगाना है दार, तो थानेदार, पहरेदार है ना, किराएदार। हार का हो जाएगा पालनहार, उपहार। फिर उसके बाद और फलाहार भी लिख सकते हैं। फिर वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, घड़ी वाला, कुछ भी वाला लगा के लिखना है ना। और अनीय, स्थानीय, पूजनीय और रमणीय, इस तरह से लिखना है। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, ये ध्यान रखना। और उपसर्ग प्रत्यय पे एक वीडियो भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, मेरा मैं लिंक दे दूँगी है ना। और उसके बाद प्रश्न 13 है, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। जैसे पूजा पाठ है, मतलब जो दो दो शब्द ऐसे जुड़े हुए शब्द हों उनका समास विग्रह करना करके और इस पे लिखना है। तो पूजा और पाठ उदाहरण दिया है तो इस तरह से हम लिख देंगे। दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की पूजा। जेब खर्च, जेब का खर्च। कुल देवी, कुल की देवी। फिर रोने धोने, रोने और धोने। कृपा निधान, कृपा के निधान है ना। मिली जुली, मिली और जुली। जन्मदिन, जन्म का दिन। मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी, इस तरह से हमें शब्द लिखना। फिर पाठ्येतर सक्रियता, इसका मतलब पाठ के अलावा जो आपको सक्रियता होनी चाहिए आपके अंदर, जो जो आपको करना है वो इन्होंने बताया है। जैसे एक जो पुस्तक है बचपन पर केंद्रित मैक्सिको गार्की की मेरा बचपन पुस्तकालय से पढ़िए, लाइब्रेरी से लेकर इस किताब को पढ़ें। फिर उन्होंने बताया है मातृभूमि, ए विलेज विदाउट वीमेन है ना, 2005 की एक फिल्म है मनीषा झा की। इसमें कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को बहुत बारीकी से दिखाया है। इस फिल्म को अगर आपको मिल सके अपने मोबाइल में यूट्यूब पे तो देखें। फिर प्रश्न 3 है, कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा होगा। हम कल्पना कैसे कर सकते हैं बिना लड़की के। अगर लड़की नहीं होगी तो बहन नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, माँ नहीं होगी और घर भी नहीं बनेगा और बच्चे भी नहीं होंगे है ना। तो यह बहुत ही विषमता के फलस्वरूप कई परेशानी आ सकती है इस तरह की अगर लड़कियां नहीं हो तो। और भारतीय मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष गृहस्थी की दो गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अविवाहित रह जाएंगे और उनकी गृहस्थी नहीं बनेगी। थोड़े से शब्दार्थ हैं आखिरी में पाठ के। परमधाम, स्वर्ग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, नक्काशीदार, बेलबूटे से काम किया हुआ। फूल तांबे और रांगे के मेल से बनी हुई एक धातु होती है। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। पदक, सोने चांदी या अन्य धातु का गोल चौकोर टुकड़ा जो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती, सवेरे गाने वाला गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली साड़ी या सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर मतलब कुलपति। फिर लास्ट में लिखा यह भी जाने, स्त्री दर्पण इलाहाबाद के प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती राजेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 में से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही है। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये अब पाठ पूर्ण हो गया है। इसे अच्छे से 1-2 बार सुन लो तो प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक पाठ है। खुश रहो, आगे बढ़ो, पढ़ो। धन्यवाद।